बहुत बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद में सानिम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत नेताजी से जो अब नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जानी मानी सियासी शख्सियत मुलायम सिंह यादव 82 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। वो तबीयत ख़राब होने के बाद पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर उन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव के फर्जंद अखिलेश यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट पर लिखा, मेरे इज्जत मुआब वालिद और सबके नेताजी अब नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और युक्म अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेताजी के इंतकाल पर 3 रोज का सरकारी शोक का ऐलान भी किया है और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्य योगी ने बताया है कि उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात उत्तर प्रदेश में उनके आबाई गाँव में अदा की जाएंगी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला समेत मुल्क की सियासी और समाजी शख्सियात ने मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और दूसरे कई मरकजी वुज़रा ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुलायम सिंह यादव ने यूपी और कौमी सियासत में अपनी पहचान बनाई। वो इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के लिए एक कलीदी सिपाही का रोल अदा करे थे और वज़ीर दिफा की हैसियत से उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया और कौमी मफादात को आगे पहुँचाने पर जोर भी दिया। और इस साथ साथ आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से भी उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान की सियासत के एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान थे। बताते चले आपको, 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव अटावा के सफाई गाँव में एक किसान खानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम सुगर सिंह यादव और माँ का नाम मूर्ति देवी थी। 5 बहन भाइयों में वो रतन सिंह यादव से छोटे थे और उन्होंने पहले अपने सफ़र का आगाज़ रेसलिंग से शुरू किया और फिर सियासत में आने से पहले कुछ वक़्त के लिए उन्हें दर्स व तदरीस की खिदमत भी अंजाम दी। 1967 को पहली बार उत्तर प्रदेश की कानून साज असम्बली के वो रुकन मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1970 में उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी सरकार में वो वज़ीर ममलिकत रहे और मुलायम सिंह जो चरण सिंह के करीबी थे 1980 में और 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के वो वज़ीर आला बने। 2003 में वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने और 2004 में उन्होंने गतूरा असम्बली सीट पर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कामयाबी हासिल की। अपने सियासी कैरियर में मुलायम सिंह यादव 8 बार रुकन असम्बली और 7 बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वो 1982 से 1987 तक कानून साज काउंसिल के रुकन भी रहे। मुलायम सिंह यादव 1996 से 1988 तक मरकजी सरकार में वज़ीर दिफा भी रहे और उन्होंने पहली बार 1996 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और उसके बाद वो लगातार जीतते ही रहे। मुलायम सिंह यादव नेताजी और फ़याम में और नेताजी अब नहीं रहे। उनके इंतकाल पर दुख का इजहार हर तरफ से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए बताया कि मुल्क एक बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत से महरूम हुई है, उस जगह को पुर करना नामुमकिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मीडिया से इस हवाले से बात करते हुए बता रहे थे। नहीं बोलते थोड़ा बोलते हैं मुलायम सिंह जी के जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते पर
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह आपको बताते चलें यादव जी के इंतकाल पर दुख का इजहार कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात में गुलाम नबी आज़ाद हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूँ, महबूबा मुफ्ती हूँ, या दूसरी जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात उमर अब्दुल्ला, या जो भी सब ने मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। क्या बताया जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने, जो अब आज़ाद अपनी पार्टी जो बना रखी उन्होंने क्या बताया इस हवाले से ज़रा आपको वो भी सुनाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद क्या बता रहे हैं, किस तरह से ताज़ियत करें, वो दिखाते हैं। ये तो बड़ी दुखी बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी साथी भी रहे हैं, मरकज़ में वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद भी रहे और मुलायम सिंह यादव भी रहे। और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत के वज़ीर आला रहने के साथ साथ मुल्क की एक बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत रही थी और उनके इंतकाल पर दुख का इजहार हर तरफ से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू में उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए, उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए कुछ यूँ बताया। सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही है और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, हमें उनसे सबक सीखिए। हमें भी जो कम्युनल महबूबा मुफ्ती जम्मू में मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर दुख का इजहार कर रही थी। आपको बताते चले मुलायम सिंह जिंदगी का सफ़र जो है ज़ीरो से शुरू हुआ, हीरो बने, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कुछ घर के मामलात, कुछ अपने ख़ानदानी मामलात से कुछ न कुछ उन्हें भी जो झेलना पड़ा और कभी भाई तो कभी बेटा, 2 मामलात। और इन मामलात के बीच में बताया जाता है कि सियासी जमात या सियासी हरीफ भी कामयाब होते दिखाई दिए और ये तोड़ फोड़ वाली जो मामला है घर तक भी पहुंच गया था। लेकिन फिर भी सियासत है और सियासत में बड़े नाम बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं। मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तानी सियासी तारीख का बड़ा नाम। लेकिन आपके नाज़रीन, अब वापस जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं जहाँ के हालात में बड़े नाम बड़े मामला ना सही, लेकिन एक ऐसा मामला है जो लगातार पेश आता है जा रहा है। आए रोज़ खबरें आती हैं इनकाउंटर्स की और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए रोज़ इनकाउंटरों के दौरान नौजवानों के मारे जाने के मामला सामने आते हैं। आज भी इनकाउंटर की खबर जो कल शाम को जनूबी कश्मीर पुलवामा अनंतनाग के टंगपाव के इलाके में शुरू हुआ। रात देर गए मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद बताया जाता है कि फोर्सेज ने इस इलाके को मुहासरे में लिया। रात काफ़ी वक्त तक गोलियों का सिलसिला चलता रहा और गोलियों को सिलसिला चलने के बाद फिर गोलियों का सिलसिला रोका गया और सुबह लगभग 6:30 बजे दोबारा गोलियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिस दौरान आज बाद दोपहर सरकारी ज़राया ने बताया, सरकारी तर्जुमान ने बताया कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके बारे में सरकारी ज़राया से लेके मुकामी ज़राया से अभी तस्दीक, आखिरी खबरें मिलने तक तस्दीक नहीं हुई थी या उनकी पहचान नहीं हुई थी कि वो किस तंजीम से हैं और क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन उनकी नहीं हुई है। ये आखिरी खबरें मिलने वक्त तक जो हमारे पास खबरें पहुँची हैं। जनूबी कश्मीर के टंगपावा, सागाम, कुकरनाग में देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला मिली जिसके बिना पे उन्होंने टंगपावा गाँव को
मुहासरे में लिया। बिल्कुल मैं बता दूं, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख रहे हैं ये वो स्पॉट है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि इस रिहायशी इलाके में कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली हुई है। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की ओर जाने की कोशिश की तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। अगर वक्फे से गोलाबारी शुरू हुई, लेकिन ताहाल तो रात गुजरती गई और ये गोलाबारी एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। बिल्कुल मैं बता दूं, जो अभी हमारे पास इतलात है, तफसीलात है, उसके मुताबिक 2 मिनट या आज सुबह वहां से हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि उनके पास इतला के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन हमारे पास आखिरी इतला यही है कि उनकी पहचान नहीं है। एनकाउंटर के दौरान गोलीबारी, गोली चलने का सिलसिला। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, अगर आपके इलाके में शाम गए कुछ तो ज़ोरदार आवाज़ें आ रही हैं, गोलों की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराने से ब्लड प्रेशर चढ़ता है, घबराने से घर के लोग जो हैं वो दहल उठते हैं। और ये घर के लोगों के दहल उठने का वाक़ा कल शाम को श्रीनगर में देखने को मिला। कल रात लगभग 10:30 बजे श्रीनगर के कुछ इलाकों में ज़ोरदार गोले से चलने की आवाज़ें आई और कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये एनकाउंटर शुरू हो गया है। और ख़ास तौर में घर की बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चे बिलखने लगे, हालात घरों में कशीदा भी होने लगे। एक दूसरे पड़ोसी से, छतों से पूछा जाने लगा कि आखिर क्या है। वो कुछ पटाखे इस तरह के आजकल शादी ब्याह के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि दिल दहल उठता है और हमारी पुलिस तमाशा देखती रहती है। न जाने हमारी पुलिस इस सारे मामले पे खामोश क्यों है, हमारी सिविल सोसाइटी इस मामले पे क्यों खामोश है। शादी आप करते हैं, जश्न शादियाना आपका है, लेकिन आपके शादियाने से किसी के घर में मातम अगर हो जाए तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन शायद आंखें कान होते हुए, सब कुछ सुनते हुए बहरी क्यों बनी है, ये हम सरकार के अहदेदारों से पूछना चाहेंगे। हम एसएसपी श्रीनगर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके शहर में रात 10, 10:30 बजे के करीब जो पटाखे फूटते हैं, उन पटाखों की हकीकत क्या होती है, ज़रा आवाम के सामने आकर बताएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हम सरकार के अहदेदारों से भी पूछना चाहते हैं कि फिर ये क्या माजरा है। लोगों को घरों में रात भर परेशान होना पड़ता है, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनका ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जो डायबिटिक के मरीज़ होते हैं, इस तरह की आवाज़ें जिनमें लगता है फायरिंग हुई है और फायरिंग के साथ साथ घटगोले चल रहे हैं, और उसके बाद पता चलता है कि किसी की पड़ोसी थी, किसी की खाना आबादी थी, और ये खाना आबादी वाला किसी और के खाने की बर्बादी कर रहा है। खुदारा कोई इनको समझाए कि हमारे यहाँ रस्म व रिवाज है, लेकिन हमारे हालात में ये पटाखे, ये गोलाबारी किसी की जान भी ले सकती है। और कल शाम को हमारे ही घर में, आपको यकीन दिलाएं, हमारे पड़ोस में कुछ की जान जाते जाते बची है। अगर कल शाम को ऊपर वाले ने रहम न किया होता तो शायद आज कुछ और हालात होते। और इसलिए गुजारिश आपसे कि इन पटाखों से आप चंद मिनट के मज़े तो ले सकते हैं, और मज़े तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आप पोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको तसल्ली मिलती हो, लेकिन आपकी तसल्ली किसी और की जान भी ले सकती है। तो जो आइंदा के लिए हालात रहेंगे उसके लिए कहीं पटाखे वाला या वो शादी वाला खुद जिम्मेदार ना हो, क्योंकि कई बार इंसान जनून में आके जब अपने किसी की हालत देखता है तो फिर वो जनून में आके किसी भी हद तक जा सकता है। और उसका अंदाज़ा हमें कल शाम को हो ही गया था जब पटाखे फटे, और उसके बाद हमें पता चला कि ये पटाखे इनकाउंटर नहीं है, ये पटाखे हैं। और उसके बाद हमारा भी जो पारा है वो 7वें आसमान पे था। मेहरबानी रही कि हम अपनी हदूद से बाहर ना निकल सके। लेकिन आपको बताएं, हमारे यहाँ हदूद से बहुत से इदारे बाहर निकलते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बहुत कुछ हदूद से बाहर हो रहा है। पिछले दिनों बड़ा हंगामा हुआ था। बारामूला, श्रीनगर, सोपोर, दूसरी मंडियों में लोगों ने मुजाहरे किए, सरकारी की अपोजिशन जमातों ने बयानात दिए, और इन बयानात में इल्ज़ाम लगाया कि जानबूझकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता ट्रकों को रोका जा रहा है। आपको याद होगा कल महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू में अपनी तकरीर के दौरान एक बार फिर याद दिलाया श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा। और इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पिछले दिनों जब एक आवाम का इज़्तिराब सरकार ने देखा तो उसके बाद सरकार सामने आई और उस दिन गाड़ियों को रवाना किया गया। लेकिन 8 दिन के बाद, कल शाम को 8 दिन के बाद गाड़ियां एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर सकी हैं। 8 दिन तक ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ये फ्रूट गाड़ियां दरमांदा रहीं। इन 8 दिनों में लोगों ने ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई, तो उसके बाद कल जब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में फिर बयान दिया तो तब सरकार होश में आई, और कल शाम को दोबारा जो है इस हाईवे पर ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया। ख़ास तौर पे
ट्रैफिक को नहीं बल्कि दरमांदा ट्रकों को, उन ट्रकों को जिनमें कश्मीर का फ्रूट मुल्क की दूसरी मंडियों में जाना था। और 8 दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पे वो फ्रूट गाड़ी जब दरमांदा रही तो उसके बाद उसका फ्रूट कैसा होगा वो सब जानते हैं। और जब तक वो फ्रूट अगर बचा हो मंडी में पहुंचेगा तो उसके दाम कितने आएंगे वो सब लोग जानते हैं। शायद सरकार नहीं जानती है या सरकार के वो कान नहीं है जो हकीकत सुन सके। तो सुनिए, सरकार आवाम कहती है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। अगरचे कल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार की हिदायत पर इस सारे मामले को आज सारे नव तरतीब दिया गया और इस हाईवे पर जम्मू श्रीनगर की गाड़ियों को रेस्टोर किया गया। लोगों ने इस पर खुशी का इजहार भी किया गया, लेकिन ये खुशी का इजहार आर्जी ही साबित हो रहा है। पिछली बार जब हुआ तो 4 दिन ट्रैफिक रेस्टोर हुआ, उसके बाद दोबारा 8 दिन के लिए बंद हुआ और फिर कल शाम से लेके आज तक करीबन 8,000 गाड़ियों को, 8,820 गाड़ियों को जो दरमांदा थी फ्रूट से, उनको जब रेस्टोर किया गया, उनको वॉक थ्रू दिया गया, तो उसके बाद अब कितने दिन और रहेगा। और इस पर लोग अपने अपने तरह से शक शुबात का इजहार करें। कुछ लोग सरकार पर, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हुए बताना चाहते हैं कि कुछ लोग सरकार पर इल्ज़ाम आयद करें कि सरकार एक पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को तबाह करना चाहती है। और उस तबाह करने की मिसाल यही दी जाती है कि यहाँ हाईवे पर जो ट्रैफिक रोका जाता है, ट्रक्स को रोका जाता है, वो भी उन ट्रक्स को जो श्रीनगर से दूसरी मंडियों में जाती हैं, वहाँ से आने वाले किसी ट्रक को नहीं रोका जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये लोग जानना समझना चाहते हैं। जरा लोगों की सुनते हैं। इस हाईवे पे जो दरमांदा मुसाफिर, जो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर और जो फूड की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोग, वो क्या बता रहे थे। फास्ट ट्रैक रोडवेज से हूँ मैं। हम बेसिकली बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के, डीआईजी साहब के, आईजी साहब के, एसएसपी ट्रैफिक साहब के, जिन्होंने कल प्रायोरिटी बेस पे ये ट्रैफिक सारा जो स्टैंडर्ड था 9-10 दिन से वो सारा क्लियर करवा दिया। और इसी तरीके से डेली बेस में चाहते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ क्लियर होती जाए, फ्रूट लेकिन ट्रक जो है। मेरा नाम सेवक सिंह है, भवानीगढ़ से हम गाड़ी वाले हैं। जो कल से ये कार्रवाई छोड़ी है इसका हमको बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि 6 दिन से 7 दिन से गाड़ी वाले इधर दिक्कत। ये ट्रक ड्राइवर हैं, वो फ्रूट वाले हैं जो इस हाईवे पे दरमांदा थे। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि 8 दिन बाद आपने हमारे ट्रक्स को रेस्टोर किया। इस ट्रक में कश्मीर का माल है, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो है वो पंजाब से है, वो जम्मू से और दूसरी रियासतों से। और आपको बताएं, कल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में जब अपनी तकरीर की थी तो उसने हवाला देते हुए बताया था कि बीजेपी तो बता रही है हमने बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को दिया है, लेकिन ये फ्रूट का मामला है, इस फ्रूट के मामले में बीजेपी की नीयत में खोट है, ये महबूबा मुफ्ती ने बताया था। और उस खोट की लपेट में जम्मू के लोग भी आते हैं, कश्मीर के तो आ ही रहे। महबूबा मुफ्ती ने कल फ्रंट फुट पे बैटिंग की और उसी पिच पे बैटिंग की जिस पे बीजेपी कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कवर ड्राइव भी मारे, लॉग ऑन से लेके लॉग ऑफ तक वो शॉट्स खेले जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ही प्ले ग्राउंड पे, बीजेपी के पिच पे बीजेपी को ही कल क्लीन बोल्ड करने की कोशिश भी की। और श्रीनगर से लेके कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कल की महबूबा मुफ्ती की तकरीर को कई और जावियों से देखा भी जाता है, लेकिन उस दूसरे मामला भी हैं। और सियासत में आज़ाद की पार्टी, साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के सीनियर लीडर ताज मुहिद्दीन आज कुपवाड़ा में पार्टी को ताज पहनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और आज़ाद पार्टी ने आज कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन भी मुनक्कद किया जिस दौरान लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की गई। इस कन्वेंशन के दौरान सियासी शख्सियात भी थी और वो सियासी शख्सियात जो अब सियासत में पर तोड़ रही है। और यहाँ ताज मुहिद्दीन ने अपनी तकरीर से लेके मीडिया बाइट में मुल्क के मामला पर भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, साथ साथ में जम्मू कश्मीर के 370 और दूसरे पहलुओं पर भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ज़रा सुनते हैं ताज मुहिद्दीन क्या बता रहे कुपवाड़ा से मुल्क के हालात और वाक़ात पर। हम नहीं चाहते कि 1 लाख आदमी मर गए तो और 1 लाख आदमी झूठे वादों पे चले। सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है, वो मुझे यकीन था कि उन्होंने कहा था कि दशहरे के बाद लगाएंगे, और मुझे यकीन है कि अब ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इनकी रिटायरमेंट से पहले हमारा केस जो है वो उनमें जाए, क्योंकि बिल्कुल गैर आईनी तौर पे तोड़ा गया है। तो इसलिए ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो जिनके साथ है हमने कहा बिला शिरकत गैरे बीजेपी आपकी, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं।
हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, ताज मोहिद्दीन कुपवाड़ा में बता रहे थे। साथ में मुल्क की सियासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर और 370 के मुद्दों पर बयानात का रद्द-ए-अमल जो हैं वो बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, खित्ते पीर पंचाल आमतौर पर उसे कश्तवाड़ माफ़ कीजिएगा डोडा राजौरी कहा जाता है और पुंछ राजौरी कहा जाता है और इसी पुंछ के सुरनकोट के इलाके में आज भी हादसा आया है। इस इलाके में लगातार हादसों की खबरें आती रहती हैं और आज पुंछ सुरनकोट के इलाके में हुए हादसे के दौरान एक आदमी ज़ख्मी भी हुआ है। इस इलाके में हादसों की असल वजह अक्सर यही बताई जाती है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जो है उस पर कोई नकेल उसकी नहीं कसी जाती है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्या वजह है? यहाँ रोज़ आए रोज़ हादसों की खबरें आती हैं। सड़कों का हाल तो हम जानते हैं, लेकिन ज़ख्मी लोग यहाँ से अक्सर आते हैं और अक्सर हादसों की वजह या तो सड़कों की बात बताई जाती है या यहाँ पे ओवर स्पीडिंग के साथ साथ गाड़ियों में ओवरलोड बताया जाता है। आज भी हादसा हुआ और उस हादसे के बाद एक आदमी शदीद और ज़ख्मी भी हुआ। आज एक एक्सीडेंट हुआ है। 16 ईयर ओल्ड है जाहिद, जो कलाई के रहने वाला है, ब्रांच का रहने वाला है। कलाई में उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको मल्टीपल इंजरीज आई हैं, लेकिन सुपरफिशियल इंजरीज हैं। उसका यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, स्टेबल है उसकी कंडीशन। राजौरी के पुंछ राजौरी के नज़दीक इलाके पुंछ सुरनकोट में हादसा, यह हादसे में एक आदमी ज़ख्मी हुआ है। लेकिन ज़रा हम इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि हादसे इस इलाके में आए रोज़ होते रहते हैं और यहाँ पे इंतज़ामिया अभी तक समझ नहीं सकी है। पिछले दिनों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तब हमें लगा था कि शायद इंतज़ामिया मुतहरिक होगी, ओवर स्पीडिंग पे कंट्रोल होगा, बाकी चीज़। लेकिन आए रोज़ इलाके से हादसों की खबरें आती रहती हैं। लेकिन एक और बड़ा हादसा पिछले 2 साल पहले आया था और उसे कोविड कहते हैं और उस हादसे के बाद, उस कोविड के बाद बहुत कुछ हमने नया देखा था। नए नाम भी दुनिया को मालूम हुए थे और फिर बताया गया था कि मंकी पॉक्स आ गया है। उस मंकी पॉक्स से के हवाले से अभी तक कश्मीरियों को नजात मिली थी, लेकिन उड़ी के इलाके से अच्छी खबर नहीं आ रही है और उड़ी के इलाके से खबर आ रही है कि उसी मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा केसेस जो हैं वो उड़ी के इलाके से सामने आए हैं और उड़ी के लच्छीपुरा इलाके में ये 2 केसेस जो हैं, जो भी मुश्तबा हैं, उनके टेस्ट्स लिए गए हैं। सरकार ने ऊपरी इलाकों को, जो अथॉरिटीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ को भेज दी गई हैं, लेकिन ताहम एहतियात ज़रूरी है और इंतज़ामिया भी बता रही है कि इस मरज़ से एहतियात तो ज़रूरी है। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो सिम्टम्स इसके बताए जाते हैं उसमें उसकी बॉडी पे हल्के हल्के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, साथ में मरीज़ को बुखार भी होता है। अब ये मंकी पॉक्स कहीं न कहीं कुछ लोग इसको कोविड के साथ भी रिलेट करते हैं और कुछ डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अलग से मामला है, ताहम एहतियात ज़रूरी बताई जाती है। चलिए नाज़रीन, हमने आपको बताया, हालात बताए, वाक़ात बताए और भी बहुत कुछ था, लेकिन वक़्त की कमी और वक़्त की कमी की वजह से हम सभी मामलात पे बात नहीं कर सके। लेकिन वो मुद्दे जिन पे बात करनी है वो ज़रूरी है। और जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़, ख़तरनाक बीमारी हमारी शादियों में वाजवान है और उस वाजवान के बाद अब जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो सबसे बुरी बीमारी है। उससे नजात पाने के लिए आपको भी मुतहरिक होना है और अगर आपके आसपास कहीं कोई पटाखे फोड़ रहा है तो ये हमसायागी, रिश्तेदारी का लिहाज ना करें। एक बार लिहाज किया तो फिर ये लिहाज सर चढ़ कर बोलता है, तो लिहाज नहीं। जहां कोई पटाखे फोड़ता है, हम पुलिस पे उम्मीद तो लगाए हुए हैं, लेकिन पुलिस शायद उस वक्त सोई होती है। रात 10:30 बजे हमारी पुलिस जल्दी सोने की शायद आदि है, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो दीजिए अभी के आज के प्रोग्राम से मुझे इस वादे के साथ इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद, फिर हो सकती है आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।